दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार आसू जी के ट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि टीचर का भी पढ़ाने का तभी होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऑनलाइन दिखाई देते हैं। आप लोगों का इतना बड़ा परिवार है 1 लाख से ऊपर का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें कि सभी को पता चले। ठीक है, सारे आ जाइए ऑनलाइन। और अब हम शुरू करते हैं लेक्चर का। तो सबसे पहले तो जो डाउट थे कल के, एक ही डाउट था। एक तो डाउट था कि भाई आवाज़ क्लियर नहीं आ रही या कम है ज़्यादा है, तो वो तो डाउट मैं दूर कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास माइक की प्रॉब्लम चल रही है और अभी ऑनलाइन कुछ मिल नहीं रहा। और दूसरा था अम्बेडकर का नाम, जो इनके नाम के आगे जो लगता है अम्बेडकर, सब लोगों ने कहा कि इनके गांव का नाम है और उसी के नाम से ये बदल के क्या हुआ, अम्बेडकर हुआ। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इनका जो गांव है रत्नागिरी में, जो इनका गांव था वो था ये नाम था भाई, अम्बा दावेकर। अम्बा डे भी मिल जाएगा आपको, अम्बा दे, अम्बा डे टाइप का भी, लेकिन ये इनका गांव था अम्बा दावेकर। ठीक है, और ये महाराष्ट्र का एरिया जो रत्नागिरी, सतारा, ये एरिया जो ये सब कुछ आता था, ये किस में आता था, कोंकण प्रांत में। उस जो अलग अलग प्रांत बटे हुए थे तो इनको क्या बोलते थे, कोंकण प्रांत। तो वहाँ का रूल क्या था कि वहाँ स्कूलों में जो भी बच्चे जाते हैं तो वो अपने जो जिनका जो उपनाम होता है वो उपनाम लगाते हैं, वो अपने गाँव का नाम। ठीक है, अम्बेडकर जी भी स्कूल गए तो यही नाम लगा के गए, इनके पापा ने यही नाम लिखवाया इनका। लेकिन इनके गुरु थे, वहाँ गुरु थे जिनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर। तो ये गुरु थे इनके। तो इन्होंने कहा कि ये नाम बोलने में थोड़ा हार्ड है और ये नाम एक दलित का भी था, ये मान के चलिए। तो ये गुरु चाहते थे कि अम्बेडकर जी को, जो भीमराव अम्बेडकर है, उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए आने वाले समय में। तो इसलिए इन्होंने अपना सरनेम, ये कहते ब्राह्मण गुरु थे, और अपना सरनेम अम्बेडकर हटा के और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आगे लगा दिया। ये बात मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं मेरे मन से तो बोल नहीं सकता, ये बात बोलती है इनकी ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है, वेटिंग फॉर ए वीजा। और क्या बोलता है, नॉर्मल चीज, गूगल पे जाओ, विकिपीडिया पे जाओ और देख लो। आप लोगों का नॉलेज है, सही है कि इनके गांव का नाम ये है, लेकिन आप लोगों का ये नॉलेज गलत था। और इन्होंने आगे चल के 1948 में जो शादी की वो किससे की, सविता अम्बेडकर से। और ये जो सविता जी अम्बेडकर है, ये भी क्या है, एक ब्राह्मण डॉक्टर थी ये भी। ठीक, तो ये जो अम्बेडकर सरनेम है, ये जो अम्बेडकर है ये ब्राह्मण सरनेम है। आप सरनेम सर्च करो ब्राह्मणों में, उनमें एक अम्बेडकर सरनेम भी आता है। ठीक है भाई, ये डाउट दूर हो गया आपका, और यही है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, अब कल हमने पढ़ा उनका 1920 तक का जो कोल्हापुर के जो साहू थे, उन्होंने उनकी जो मूकनायक पत्रिका थी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया और उसको वो छापने में कामयाब रहे। साप्ताहिक पत्रिका थी, जो अम्बेडकर चाहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं कम से कम उन तक तो मेरे विचार पहुंचे कि मैं क्या सोचता हूँ और मेरे विचार क्या हैं। तो 1920 के बाद की कहानी क्या है वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, 1920 में इन्होंने सबसे पहले ही अपने दलितों के लिए पहला स्टैंड लिया। इन्होंने क्या लिया, बहिष्कृत। ये बहिष्कृत तो थे ही, बहिष्कृत परोपकारिणी,
मुजद्दिनी बहिष्कृत परोपकारिणी सभा का गठन किया। और इसमें इन्होंने जो क्या कहा कि शिक्षा दो, दलितों को शिक्षा और आर्थिक विकास करो उनका, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा और आर्थिक विकास कि जो हमारी शिक्षा है वो ही हमें आगे बढ़ा सकती है। तो इन्होंने सबसे पहला संयुक्त प्रयास किया दलितों के लिए, और वो था बहिष्कृत परोपकारिणी सभा का गठन करते हैं ये 1920 में। ठीक है, दलितों के लिए। अब आगे क्या होता है भाई, 1921 में ये कहाँ चले जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। यहाँ इन्होंने जाके क्या किया, MSc BSc डॉक्टरेट ऑफ साइंस, BSc MSc BSc और बैरिस्टर की पढ़ाई की। यहाँ पे बैरिस्टर लॉ पढ़ा इन्होंने। ठीक है, ये जब वापस आए तो ये 3 महीने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में भी गए, जर्मनी में भी रुके ये 3 महीने जहाँ, और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था, बॉन विश्वविद्यालय, वहाँ भी रुके ये। ठीक है, 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने MSc किया, DSc किया, बैरिस्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई की। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, न्यूयॉर्क में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने पहले क्या कर लिया था, MA PhD कर ली थी। और जो यहाँ की अपनी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, उसमें 1912 में इन्होंने क्या कर ली थी, BA कर ली थी भाई 1900। अब एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने कल मुझसे कहा कि सर जब इनका जन्म 1891 में हुआ तो 1800, हाँ ये डेट थी ना, हाँ 97 में इनकी BA कैसे हो गई। अब भाई वीडियो मैंने भी दोबारा देखा कि क्या पता अपन ने गलत बोल दिया, लेकिन मैंने ऐसा तो कहीं बोला नहीं कि इनकी BA हो गई। तो देखें वो चीज़ पूरी देखें तभी कमेंट करें, क्योंकि आप हंसी के पात्र ना बने कि यार क्या कमेंट कर रहे हैं। हम भी सोचते हैं क्योंकि कोई छोटा बच्चा तो वीडियो देख रहा है मेजोरिटी वाला, और जो तैयारी कर रहा है। तो मैंने बताया कि ये 1913 में US गए, तो इनकी BA कहीं नहीं कहीं 1913 के आसपास ही हुई थी। मैंने ये नहीं भी बोला तो भी आप लोगों को ये तो समझ जाना चाहिए था, क्योंकि MA PhD करने के लिए तो बाहर गए थे। तो MA PhD करने के लिए बाहर जाएंगे तो इनके 1897 में यदि MA PhD हो जाए, इनकी वो BA हो जाए, तो क्या 1913 तक ये वेट करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो भी देखें चीज़ों को कम से कम ध्यान से देखने की कोशिश करें। ठीक है, अब 1921 में वहां चले गए। ठीक है, काफी 3-4 साल इन्होंने वहां पढ़ाई की। सबसे जल्दी से ही इन्होंने सारा सब कुछ कंप्लीट किया। और उसके बाद में 1926 में क्या हुआ, इनको बॉम्बे के गवर्नर थे, उन्होंने बॉम्बे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सदस्य बना दिया। अब आना शुरू हो गया इनका धीरे धीरे पावर में। बॉम्बे विधान परिषद का इनको सदस्य बना दिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की। ठीक है, 1926 में इनको बॉम्बे विधान परिषद का क्या बना दिया गया, वही सदस्य बना दिया गया। और उसके बाद में अपना काम कर रहे थे, बॉम्बे गवर्नर बना दिया। 1927 में इन्होंने जल सत्याग्रह में भाग लिया। वैसे कुछ नहीं है इतनी खास चीजें, मतलब जैसे ये एक तालाब है, ये अपने दलितों के साथ गए, सारे दलित थे जो भी इनके अनुयायी थे, सारों के साथ गए। और वहाँ पे जाके सबसे पहले इन्होंने, ऐसी सीढ़ियाँ बनी थी, वहाँ पे जाके खुद ने पानी पिया। उसके बाद में सारे दलितों ने तालाब से पानी पिया, क्योंकि वो सार्वजनिक तालाब था और नगर पालिका का आदेश था कि इससे सभी पानी पी सकते हैं। लेकिन जो सवर्ण जाति के थे वो इनसे पानी नहीं पीने दिया करते थे।
इसके बाद में हुआ ये कि 1927 के बाद में जैसे इन्होंने जल सत्याग्रह किया, पानी पिया तालाब से सार्वजनिक रूप से, तो जो इनके साथी कुछ अनुयायी थे उनको काफ़ी मारा पीटा गया, उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए, जो भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। ठीक है भाई। और 1927 में इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने ये सोचा कि ये घटना घटित होने के बाद में, इनके अनुयायियों के साथ मारपीट होने के बाद में इनका गुस्सा एकदम तेजी से उफान पे आया और इन्होंने अपना जो पवित्र ग्रंथ है मनुस्मृति मनुस्मृति की कुछ प्रतियों का दहन किया। मनुस्मृति की कुछ प्रतियों का दहन किया, क्योंकि मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है किसके बारे में, जातिगत व्यवस्था के बारे में। मतलब मनुस्मृति में भी कई पाठों में जातिवाद के बारे में लिखा हुआ है कि ये छोटे हैं, ये आपसे बड़े हैं। तो इन्होंने ये काम किया, कब किया, 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, मनुस्मृति दहन दिवस। ये धीरे धीरे पावर में आना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो एक नीची जाति के हैं उस समय, एक लोअर कास्ट के लोग हैं, वो मनुस्मृति को जला रहे हैं, मनुस्मृति की कुछ प्रतियों को जला रहे हैं। तो एक आप लोग समझ सकते हो कि उनका गुस्सा कितने उबाल पे था, क्योंकि मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ माना गया है हिंदू का, और उसके पाठों को जलाया। और 1928 में ही इन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन की जो पक्ष में जो कमेटी बनी हुई थी भारत में, उसके ये अध्यक्ष थे। तो साइमन कमीशन का स्वागत किया। जब पूरी कांग्रेस और पूरा भारत पुरजोर से विरोध कर रहा था साइमन कमीशन का, साइमन गो बैक के नारे लगा रहा था, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1928 में साइमन कमीशन का स्वागत किया। साइमन कमीशन का स्वागत किया। और जैसे जो साइमन कमीशन कराची होते हुए गेटवे ऑफ इंडिया, जो जॉर्ज पंचम के टाइम और क्वीन मैरी के समय बना था 1911 में, वहाँ पे आया, तो पूरे भारत में साइमन गो बैक साइमन के नारे लगे और पूरे भारत में साइमन गो बैक की लहर दौड़ रही थी। कारण था उसमें जो मूल्यांकन करने आए थे 1919 के जो आया था अधिनियम आया था 1919 का, उसका जो मूल्यांकन करने आए थे वो सारे के सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे सर जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में, और वो सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। तो उन्हीं का विरोध किया सारे कांग्रेस ने और सारे भारतीयों ने। लेकिन साइमन कमीशन का भारत में स्वागत करने वाला कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मुस्लिम लीग का सेक्युलर ग्रुप और यूनियनिस्ट पार्टी, 3 जिन्होंने इनका स्वागत किया था भाई। ठीक है। उसके बाद में 1930 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। 1930 में कालाराम मंदिर घटना। कालाराम मंदिर एक मंदिर था, ये रहते थे जहाँ इनके आसपास के प्रांत में कालाराम मंदिर। उसमें साहब भगवान इनके लिए नहीं थे, भगवान दलितों के लिए नहीं थे। दलितों को मंदिर मस्जिद में कहीं जाने ही नहीं दिया जाता था। आप समझ सकते हो कि इनके साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, तभी गुस्से में ये काम हो रहे हैं। तो कालाराम मंदिर में क्या किया, इन्होंने तैयारी की, अच्छी 3 महीने की तैयारी की, और कालाराम मंदिर में ये गए कितने अनुयायियों के साथ, अपने 15,000 अनुयायियों के साथ, और सैन्य बैंड लेके एकदम अनुशासन तरीके से। सैन्य बैंड से जैसे झांकियां निकलती हैं, सैन्य बैंड से पूं 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 पाठ करती हुई, वैसे कालाराम मंदिर में अपने 15,000 अनुयायियों के साथ सैन्य बैंड में एकदम अनुशासनात्मक तरीके से ये कहाँ गए, कालाराम मंदिर गए। और ये सब देख के कालाराम मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने मंदिर के गेट बंद कर लिए, क्योंकि ये मंदिर में प्रवेश दिलाना चाहते थे दलितों को। ये सारे काम दलितों के लिए अकेला एक आदमी कर रहा था, इनका साथ और सहयोग देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इनकी जो दलित जाति थी इसमें भी पढ़े लिखे लोगों का और जागरूक लोगों का बहुत ज़्यादा अभाव था, और लोग इतना गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे कि उनके पास इतना टाइम नहीं था, वो लोग रोजी रोटी कमाने में लगे हुए रहते थे। तो इन्होंने यकीन मानिए कि कितना संघर्ष किया होगा इस इंसान ने। तो कालाराम मंदिर में
के इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। और उसके बाद में 1930 में ही आपको पता है इन्होंने किस ये मिटा देता हूँ मैं एक बार। अब अंग्रेज थे यहाँ ब्रिटिशर्स, तो ये एक दलित, बहुत बड़े दलित नेता के रूप में उभर कर सामने आए। इस समय तक ये एक बहुत बड़े दलित नेता के रूप में उभर कर सामने आए। और उधर इंग्लैंड में क्या हो रहा था, फर्स्ट राउंड टेबल काउंसिल, फर्स्ट राउंड टेबल मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो पार्ट है वो अपन अलग से पढ़ेंगे क्योंकि काफी लंबा है। लेकिन इसमें 1930 में हुआ और इन्होंने तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ये सभी को पता है। 1930, 31 और 32 इजी है एकदम, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़े दलित नेता के रूप में इस समय उभर रहे थे और देखा जाए तो एकमात्र चेहरा भी यही थे। और लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भी इनकी अच्छी पीठ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भी इनकी क्या थी, अच्छी पेट थी भाई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है और इसमें क्या होता है, इसमें ये भाग लेते हैं। और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये अपनी दलितों की बात रखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी इनको बुलाया जाता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन कौन लेते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी भाग लेते हैं, गांधी जी भी भाग लेते हैं, गांधी जी भी भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी भाग लेते हैं। और जैसे गोलमेज सम्मेलन चल रहा हो, गांधी जी के साथ भी सरोजिनी नायडू और काफी सदस्य गए थे और इनके साथ भी अम्बेडकर के साथ भी थे। तो गोलमेज सम्मेलन की वहां पे जहां पूरे इंडिया के लिए ये माना जाता है कि उस समय एक ही चेहरा था जो पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था, गांधी जी को ही माना जाता था। और उस गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर गांधी जी का विरोध करते हैं और एक बहस होती है और गांधी जी अपना गोलमेज सम्मेलन बीच में छोड़ के ही वापस आ जाते हैं। तो चर्चिल ने इनको अर्धनगर फकीर उसी समय कहा था। राजपूताना झांझ से वहां जाते हैं, इनका झांझ का नाम था राजपूताना, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो इनकी बहस होती है। बहस किस बात पे होती है, इन दोनों की बहस होती है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कि मुस्लिम लीग, सिख और ईसाइयों की तरह हमें भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाए, क्योंकि हम जूझ रहे हैं दो गुलामियों से, अंग्रेजों की गुलामियों से और दूसरा अपनों की ही गुलामियों से। अपर कास्ट के जो सवर्ण हिंदू हैं उन्हीं से जूझ रहे हैं। तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की इन्होंने मांग की और अपनी मांग को इन्होंने ऐसे तरीके से रखा कि ब्रिटिशर्स खुद मजबूर थे इनकी इस मांग को मानने के लिए और वो चाहते भी भारत के अलग अलग तरीके से सांप्रदायिक रूप से टुकड़े करना चाहते थे और गांधी जी ये नहीं चाहते थे। अब सही कौन है गलत कौन है वो फैसला हम करने वाले नहीं है। इनकी बहस होती है तो गांधी जी सम्मेलन बीच में छोड़ देते हैं और वापिस भारत आ जाते हैं और गांधी जी गिरफ्तारी हो जाती है भारत में आने के बाद में, आपको बताइए। और इनको पूना के यवदा जेल में रखा जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है भारत में आने के बाद में उसके असहयोग आंदोलन के चक्कर में। और यही 1932 में ही क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं इनको क्या दे देते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं अलग से निर्वाचन का, मतलब 2 वोट का अधिकार। वही बातें जो हुई थी 1909 में पार्लियामेंट सुधार में जो बातें हुई थी, मुस्लिमों को 2 वोटों का अधिकार, तो इसी तरह इनको भी 2 वोट, कि 1 वोट तो तुम दोगे किसको, दलित को, और 1 वोट तुम दे सकते हो किसी भी सामान्य को। ठीक है, और इस हिसाब से गांधी जी को और बाकी जो कांग्रेस के लीडर थे उनको टेंशन होती है कि भाई
किंग मेकर यही बन के रह जाएंगे, दलित ही किंग मेकर बन के रह जाएंगे, क्योंकि एक वोट तो ये खुद वाले को देंगे। तो खुद वाले को देने के लिए यहाँ से इनको सीटें, ब्रिटिश से ही तो सब कुछ डिसाइड होता था, तो ब्रिटिशर से इनको सीटें कितनी मिली थी, 78 सीटें मिली थी। तो कि तुम 78 सीटें तो खुद जीतने वाले हो ही, दूसरा तुम किसी सामान्य को जिताओगे, किसी सामान्य को जिताओगे तो वो भी तुम पे डिपेंड रहेगा, वोट मांगने जाएगा तो तुम पे डिपेंड रहेगा, एक तरह से गुलामी सी हो जाएगी। तो मतलब किंग मेकर बन के रह जाएंगे दलित। और जैसे मुस्लिम लीग से परेशान हो रहे हैं हम, वैसे ही दलितों से परेशान होंगे, ये मानना था कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स का, और सभी का यही मानना था उस समय। और ये बात सुन के 1932 में जो गांधी जी हैं वो पीएम को लेटर लिखते हैं, कहाँ के पीएम को, ब्रिटिश पीएम को लेटर लिखते हैं कि आपने जो ये पृथक निर्वाचन मंडल दिया है इसको वापस लीजिए। लेकिन वहां पे गांधी जी की बात को अनसुना कर दिया जाता है। कारण क्या था कि कारण ये था कि गांधी जी से भी कोई ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात रखने वाला वहां पहुंच चुका था, और उनकी बातों में तथ्य थे और सब कुछ थे, एविडेंस और तथ्यों के साथ। क्योंकि सबसे बड़े स्कॉलर में किसी का नाम लिया जाए तो अंबेडकर जी का नाम सबसे पहले आता है। कहते हैं कि इनके पास 32 डिग्रियां थी। कितनी डिग्रियां थी? 32 डिग्रियां, 32 डिग्रियां थी इनके पास। अंबेडकर जी के पास कितनी डिग्रियां थी? 32। जब ये छोटे थे तो इनके पिताजी इनको गिफ्ट में टैगोर और शेक्सपियर के ड्रामा की जो बुक्स आती हैं वो लाके गिफ्ट में वो लाके दिया करते थे, और इनके कारण इनके पिताजी को काफी बार कर्जा भी लेना पड़ा था इनकी बुक पढ़ने की हैबिट के कारण। मैं बता रहा हूँ आपको, 1932 में गांधी जी ने क्या किया, लेटर लिखा, लेकिन पीएम ऑफ ब्रिटिश इस बात को नहीं माने। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में गांधी जी भाई बैठ गए किस पे, गांधी जी किस पे बैठ गए भाई, भूख हड़ताल पे बैठ गए। गांधी जी किस पे आ गए, भूख हड़ताल पे। गांधी जी के पास तो एक ही हथियार था, भूख हड़ताल। गांधी जी कौन सी जेल में थे भाई, इसको मिटा देता हूं। गांधी जी कहाँ थे, पूना के ये वर्धा जेल में, पूना के येवदा जेल में थे गांधी जी, और गांधी जी बैठ गए किस पे, भूख हड़ताल पे। लेकिन इस समय जो अंबेडकर जी है उन्होंने तर्क दिया, कोई लिखने वाले नोट्स बनाने वाली बातें नहीं है, जो अंबेडकर जी हैं उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह भूख हड़ताल पे गांधी जी बैठे हैं दलितों के विरोध में, उस तरह यदि गांधी जी, उन्होंने ये कहा कि उस तरह यदि, अपनी बुक में सीधा उन्होंने लिखा कि यदि उस तरह गांधी देश की आजादी के लिए भूख हड़ताल पे बैठते तो ज्यादा अच्छा लगता। जिस तरीके से गांधी जी ने किसके, दलितों के विरोध में, या दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं दिलाना चाहते हैं उसके विरोध में भूख हड़ताल पे बैठे हैं, यदि उसी तरह गांधी, सीधा गांधी नाम लिख के उन्होंने संबोधित किया कि यदि उसी तरह गांधी उसके ऊपर देश की आजादी के लिए भूख हड़ताल पे बैठते तो ज्यादा अच्छा लगता। और इस दुनिया में, उन्होंने आगे लिखते हैं, वो इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, जो आया है वो मरेगा ही, जो जिसने धरती पे जन्म लिया है वो तो मरता ही है, सारे इंसान मरने के लिए ही पैदा होते हैं। और उन्होंने कहा कि एक गांधी जी को जीवित रखने के लिए मेरा जो दलित समुदाय है उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता, ये कह के उन्होंने तर्क दिया। और धीरे धीरे गांधी जी की तबीयत खराब होने लग जाती है येवदा जेल में, गांधी जी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये चीजें। तो अब अंबेडकर के ऊपर गांधी जी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने जाती है, और अंबेडकर सर जो है भीमराव अंबेडकर जी, उनके ऊपर पूरे भारत का दबाव बढ़ने लग जाता है, क्योंकि राष्ट्रपिता कहा जाने लगा था महात्मा गांधी जी को। तो पूरे भारत का और बाहर के राज्यों, बाहर के जो कंट्रीज है वहां से भी दबाव बढ़ने लगा था भीमराव अंबेडकर पे, क्योंकि चूंकि अकेले दलित नेता थे और पूरी कांग्रेस एक तरफ, गांधी जी और बाकी के पूरे हिंदुओं का दबाव बढ़ने लगा। और इसीलिए ये कहाँ गए, ये गए 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को कहाँ गए, शाम को 5 बजे येवदा जेल शाम 5 बजे येवदा जेल गए, और वहां पे गांधी जी के साथ समझौता हुआ, जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ आपको पूछ लिया जाए तो हुआ था
हुआ 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पे? ये वर्धा जेल में। और ये जो समझौते में मेन चीजें क्या हुई थी वो बहुत डिटेल में चीजें हैं, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी बता दूं कि जो ये पूना पैक्ट हुआ था, इसको हटा रहा हूं, 78 सीटें लेके आए थे वहां से। देखो अब इनके पूना पैक्ट हुआ, उसमें एक तो क्या किया गांधी जी ने इनको समझाया कि हम आपको जैसे भी है रिजर्वेशन आरक्षण सीटों पे सब आगे दे देंगे, हिंदुत्व टूटना नहीं चाहिए, लेकिन अम्बेडकर जी इसके बिल्कुल भी खिलाफ थे। लेकिन कारण ये था कि एक तरफ देश है, एक तरफ अकेले अम्बेडकर जी हैं, तो कहीं भी कह सकते हैं दलितों का इतना बड़ा समूह भी नहीं था। तो 78 की जगह 148 सीटें मिली इनको, सीटें तो बढ़ गई भाई चुनाव के लिए दलितों को, 148 तो इनको सीटें मिली। और जो पुना पैक्ट हुआ उस पर जो हस्ताक्षर किए, वो किसने किए? मदन मोहन मालवीय ने। किसने किए? मदन मोहन मालवीय ने इनके ऊपर हस्ताक्षर किए गांधी जी की तरफ से। तो जो हस्ताक्षर होते हैं वो मदन मोहन मालवीय जी और किसके? अम्बेडकर जी के होते हैं। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी किसकी तरफ से थे? गांधी जी की तरफ से थे। क्वेश्चन आया कि हस्ताक्षर किसने किए? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। क्वेश्चन आया कि पुना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ। ये थी कहानी पुना पैक्ट की। और उसके बाद में ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद में इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उनके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ आपको बीच में। जो इनकी जो पुस्तकें थी, इनकी जो बायोग्राफी थी वो तो आपको बताइए। बायोग्राफी में इन्होंने अपने काफी इंसिडेंट लिखे हैं और उन्हीं के आधार पे मैंने भी आपको यहाँ कुछ बताया है। वेटिंग फॉर ए वीजा, ये तो थी इनकी एक बायोग्राफी। और इन्होंने 1946 में लिखी थी हु वर द शूद्र, हु वर शूद्र। शूद्र कि शूद्र कौन है? इनको शूद्र कहा जाता है ना दलितों को, कि शूद्र कौन है? हु वर शूद्र। इस किताब में इन्होंने लिखा कि शूद्र कोई नहीं है, शूद्र क्षत्रिय थे और क्षत्रियों से ही अलग होकर क्या बने थे? शूद्र है। रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान एक थी इनकी, थॉट ऑफ पाकिस्तान, थॉट ऑन पाक, और एक थी इनकी रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान, रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान। और भी बहुत सी बुकें थी इनकी, लेकिन मैं बुकों के जो मैं नाम बता देता हूँ। ये इनकी बुक थी भाई, रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान और थॉट ऑन पाक और सूत्रा और वेटिंग फॉर ए वीजा। और उसके बाद में, इसके बाद में क्या होता है? संविधान। हाँ, इसके बाद में एक चीज और आती है, वो मैं बता देता हूँ, अपन के सीक्वेंस वाइज चलते जाते हैं। उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आता है, छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन के विपक्ष में थे, विपक्ष में थे भाई। जैसे ये विपक्ष में थे, साइमन कमीशन के पक्ष में थे, उसका ये स्वागत कर रहे थे, और ये भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे थे, विपक्ष में थे। इन्होंने कहा कि हम आईएनसी के पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नहीं। जब सारे नेता लगे हुए थे, कोई जेलों में बंद था, काका पैलेस में बंद थे, सरोजिनी नायडू, सबको जेलों में बंद कर दिया गया था, और उसी समय जो भीमराव अम्बेडकर है क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ नहीं थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के साथ नहीं थे। ये विचारधाराएं हैं और विचारधाराओं का मेल है कि इन बड़े बड़े नेताओं की आपस में नहीं बनी। और कारण ये है कि इन्होंने कारण ये है कि अम्बेडकर जी का, मैंने आपको बताया कि संघर्ष ही इतना लंबा रहा था, इनका संघर्ष ही इतना लंबा रहा था कि इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देखी थी कि इनको व्यवस्था से नफरत हो रही थी, और इनको जो हर चीज में इनको भी कमियां नजर आती थी, और कमियां एक्चुअल में थी भी, क्योंकि दलितों को आगे आने देना नहीं चाहते थे उस टाइम के लीडर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में ये इनके साथ नहीं थे भाई।
या था क्यों समय पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं था, क्योंकि आप तो ये सोचो कि भारत के पक्ष में था तो सारे इसके पक्ष में ही होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन अंबेडकर जी इसके साथ नहीं थे। और उसके बाद संविधान सभा के चुनाव होते हैं। अब क्योंकि इंडिया मूवमेंट हो जाता है, उसके बाद में आज़ादी की तरफ बढ़ ही रहे हैं, 1947 में हम आ ही गए। तो संविधान सभा के चुनाव होते हैं 389 सीटों के लिए। तो उसमें से कुछ सीटें तो रियासत 97 सीटें रियासतों की तरफ से आ गई, जो भी है, लेकिन 389 कुल सीटें थी। तो संविधान सभा के चुनाव में जो ये पहला अपना पर्चा भरते हैं, वो कहाँ से भरते हैं भाई? बॉम्बे से भरते हैं। क्योंकि कोई नहीं चाहता था, कोई भी बड़े से बड़ा लीडर नहीं चाहता था कि अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव थे, तो कोई भी बड़ा लीडर ये नहीं चाहता था। तो कहा यह जाता है कि एक तरफ तो भीमराव अंबेडकर जी थे और दूसरी तरफ सारे बड़े लीडर थे, और उनकी सारों की कोशिश थी कि हम अंबेडकर को किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। तो ये बॉम्बे से, और हुआ भी है कि ये बॉम्बे से क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। क्योंकि चुनाव फेजेज में हुए थे भाई, अलग अलग फेजेज में हुए थे चुनाव। ये 1946 की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर ये दूसरा पर्चा भरते हैं, पहला पर्चा और ये दूसरा पर्चा। अपना दूसरा पर्चा भरते हैं, ये कहाँ से? बंगाल से भरते हैं। दूसरा पर्चा कहाँ से भरते हैं? ये बंगाल से भरते हैं। तो बंगाल से ये दूसरा पर्चा भरते हैं, तो यहाँ से जीत जाते हैं, ये जीत जाते हैं। लेकिन इनका जो सपोर्ट करता है वो कौन करता है? मुस्लिम लीग समझ लेना। इनका जो सपोर्ट करता है, क्योंकि बंगाल है, बंगाल कौन सा बंगाल? वर्तमान का बांग्लादेश, और वहां से ये पर्चा पढ़ते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन देखो विधि की विडंबना देखो, और ये देखो कि इनके तो जीवन में लिखा हुआ ही संघर्ष था। तो 1947 14 अगस्त को क्या होता है कि वो देश अलग हो जाता है, और वो देश अलग हो जाता है तो उसी के साथ बंगाल भी चला जाता है। कौन सा बंगाल? जो वर्तमान में बांग्लादेश है, और उस समय कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। उस समय उसको क्या कहा गया? पूर्वी पाकिस्तान। तो ये इनके हाथ से चला गया, तो ये सीट भी इनकी चली गई, ये जीत भी चली गई साथ ही। अब ये चाहते थे तो वहां जा सकते थे, लेकिन वहां तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था। तो वर्तमान का बांग्लादेश है ये, और उस समय का क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। मैं लिख देता हूँ, उस समय का ये क्या था? पूर्वी पाक था उस समय का ये। उसके बाद में ये घटनाएं बहुत जल्दी हो रही थी। उसके बाद में अब तक सब लोग ये जान गए थे, अब जब स्थिति आ गई थी ना, 15 अगस्त को अपना देश से अपने आज़ादी मना ली थी। 15 अगस्त 1947 को अपन ने आज़ादी मना ली थी। अब स्थिति ये आ गई थी, और सभी को पता था, अपने संवैधानिक सलाहकार जो बेनेगल राव हैं, उनको भी पता था। उन्होंने भी सबको बताया कि हम या अपन भीमराव अंबेडकर जी के बिना संविधान नहीं बना सकते। साफ शब्दों में कहा इन्होंने कि हम भीमराव अंबेडकर जी के बिना संविधान का निर्माण कर ही नहीं सकते। तो भीमराव अंबेडकर के बिना आप संविधान का निर्माण नहीं कर सकते, तो इनको यदि संविधान सभा में लाएं तो लाएं कैसे? क्योंकि ये तो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं है। लेकिन इस समय भी कुछ जो लीडर थे, कांग्रेस के कुछ जो बड़े लीडर थे, वो इनके विरोध में थे। लेकिन गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी और BN राव ये बात समझ चुके थे। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ कि इनके साथ आगे इन्होंने संविधान सभा में इन्होंने प्रवेश कैसे पाया। एक मिनट, ओके, अभी है टाइम। उस समय जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया था, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो अपने जो संविधान सभा के जो सलाहकार थे, वैधानिक सलाहकार जो जिनको बोला जाता है BN राव, और बहुत ज्यादा योगदान रहा BN राव का
न केवल भारत के ही संविधान में बल्कि अलग छोटे छोटे देशों के संविधान में भी ये संवैधानिक सलाहकार बने और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज तक ये पहुंचे। BN राव, जिनका नाम हम अक्सर भूल जाते हैं। ये गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि भाई अपने को कुछ भीमराव अंबेडकर को तो लाना पड़ेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको कॉल किया? BG खेर को। BG खेर कौन थे? PM ऑफ बॉम्बे। PM कहाँ के? बॉम्बे के। उस समय CM नहीं होते थे भाई, PM होते थे। CM में ये सब आना शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद। तो BG खेर हैं जो PM ऑफ बॉम्बे हैं, उनको इन्होंने कहा कि आपके यहाँ से कुछ एक सीट की व्यवस्था करवाइए जहाँ से ये हारे हैं, क्योंकि पहले ये तो वहाँ से तो हारे थे, बॉम्बे से तो 1946 में। ठीक है। अब BG खेर, अच्छा बॉम्बे में उस समय क्या आता था ये बता दो मैं। जैसे वर्तमान गुजरात और बॉम्बे महाराष्ट्र में एक पूरा एरिया आता था, बॉम्बे में ही महाराष्ट्र का, गुजरात का भी एरिया आता था, ये मान के चलो आप। तो ये जो जयकर जी हैं, एक सदस्य थे जयकर ने इस्तीफा दिया। जयकर ने क्या किया? इस्तीफा दिया। जयकर ने इस्तीफा दिया और उसी के स्थान पे कौन आया और इस्तीफा दिया, और उसी स्थान पर कौन आया? BR अम्बेडकर। जयकर जी को इस्तीफा दिलाते हैं कौन? BG खेर, और उसी के स्थान पे कौन आता है? BR अम्बेडकर। ठीक है, सीट खाली हुई, सीटें भर गई, सीट यहाँ से खाली होती है, यहाँ से भर गई, तो ये बन सकते हैं संविधान सभा के सदस्य। अब देखो संविधान सभा कितना भटका होता, जहाँ से चुनाव हारे वहीं वापस बन गए, और फिर सीधा का सीधी बात है। और जो प्रारूप समिति बनती है, फिर बनती है क्या? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बनती है आपकी कब? 29 अगस्त को 1947। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही कौन थे? अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? BR अम्बेडकर को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। देखो आप, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, पांडुलेखन समिति बोला गया इसको, उस जहां इनकी दूर दूर तक ही नहीं थी कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, चुनाव हार गए थे एकदम से, सब कुछ खत्म हो गया था, बांग्लादेश उधर चला गया, पूरी पाकिस्तान बन गया, और ये वापिस आते हैं BG, और कितना जल्दी आते हैं। ये देखो 14 अगस्त को देश अलग होता है, और उसके बाद में 29 अगस्त तक देखो कितने कार्यक्रम हो जाते हैं। प्रारूप समिति के इनको क्या बना दिया गया भाई? इनको अध्यक्ष बना दिया गया। फिर क्या है? देश का सबसे लंबा है जो संविधान बना, और आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री, आजाद भारत के प्रथम विधि मंत्री बने। आजाद भारत के क्या बने? प्रथम विधि मंत्री बने। अब और कुछ ज्यादा नहीं है इनके बारे में। ऐसे नहीं है कि 2 लेक्चरों में भीमराव अम्बेडकर का जीवन हमने समेट लिया, नहीं समेटा जाता है 10 लेक्चरों में ही, लेकिन हमने कोशिश की है कि यहाँ तक पहुंचने की। इन्होंने अपने साथ जो सदस्य थे, जो भी सदस्य थे, 6 सदस्यों की टीम थी, उनके साथ मिलके देश का सबसे लंबा और सबसे अच्छा संविधान बनाया, और आजाद भारत के प्रथम कानून व विधि मंत्री कौन बने? भीमराव अम्बेडकर जी ही बने। और उसके बाद में जो पहली बार जो चुनाव हुए, उसमें ये चुनाव में क्या हो जाते हैं? लोकसभा के चुनाव में ये हार जाते हैं। दोबारा इनको हार ही मिलती है। इनको हारना इनकी जिंदगी में था, लोकसभा के चुनाव में हार। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद में जो पहले लोकसभा चुनाव आते हैं, उनमें चुनाव में इनकी क्या होती है? चुनाव में हार होती है। और लेकिन राज्यसभा में ये क्या बनते हैं? MP बनते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या बनते हैं? ये MP बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। उसके बाद में 1951 में कहाँ गए? श्रीलंका भी गए। किसके लिए? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए।
जो दादा केलुस्कर ने इनको बहुत की जीवनी बढ़ाई थी उसी से प्रभावित थे और 1951 में श्रीलंका भी गई। इन्हीं के बीच में तो 1947 में जो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ये 1948 में इन्होंने दूसरी शादी भी की थी, क्योंकि पहली पत्नी थी उनका निधन हो गया था कब 1935 में। तो 90 शादी भी की। किससे मैंने पहले बता दिया आपको शुरुआत में वीडियो के कि किससे, सविता अम्बेडकर से, एक ब्राह्मण डॉक्टर थी सविता अम्बेडकर से। और 1946 को इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया भाई, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और कहते हैं कि अपने 4 लाख अनुयायियों के साथ, 4 लाख अनुयायियों के साथ और इसी के अगले क्रम में चलते हुए कहते हैं कि इसी के 20 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को इनका क्या हो जाता है, दिल्ली में निधन हो जाता है। दिल्ली में क्या हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। और अपनी जो भारत सरकार है इनको 1990 में, कांग्रेस के रहते हुए नहीं मिली, लेकिन 1990 में देखो इनको बहुत लेट दिया गया। ये सबसे पहले हकदार थे मेरे हिसाब से भारत रत्न के, लेकिन इनको 1990 में क्या दिया गया, सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अब इसमें 2 वीडियो में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो छूट गए होंगे, लेकिन एक आशुतोष सर का एक वीडियो है जो उनके जन्मदिन पे ही आया था 14 अप्रैल को ही, आप उसको देखना। उसमें लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। क्वेश्चन सीरीज उसमें पूरी हुई है, बोर्ड पे मैंने यहाँ करवा दिया, तो आप वो वीडियो देखिए आराम से। और उसमें जो क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटे आप में। और ये जो जानकारी है ये मेरे हिसाब से पर्याप्त जानकारी है, मेरे खुद के रिव्यू नहीं है, ये उनकी बुक हैं जो वेटिंग फॉर वीजा है उनके रिव्यू के हिसाब से। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। तो हम अगला लेक्चर या अगला वीडियो जो बनाए वो किस पे बनाएं, वो आप लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ। हम बना सकते हैं, किस पे बना सकते हैं, इसको मिटा दो एक बार, 2 मिनट अपन बात भी कर लें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। समझ में आने का मतलब हर चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं होती, आपका नॉलेज भी कितना है, हर चीज ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ी जाती, आप लोगों का नॉलेज कितना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ी जाती है। क्वेश्चन आने को इसमें 2-4 क्वेश्चन आ जाए, मुश्किल से आते हैं, क्योंकि हमने कभी इनको इतना लाइमलाइट में आने ही नहीं दिया, जबकि ये सबसे महान नेताओं में एक थे। लेकिन अब हम इसके बारे में बात ना करते हुए अगले टॉपिक के बारे में आते हैं। अगला टॉपिक मैं बताता हूँ कि अपन किसके बारे में पढ़े। सरदार पटेल, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, सरदार पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, या इन सब के बारे में ना पढ़ते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी हर जगह छूट जाती है, कोचिंग्स में तो मोस्टली छूट जाती है, और वो है स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक जीके का मतलब होता है कौन कब कहाँ, कौन कब कहाँ कैसे, इन्हीं में छुपा हुआ है क्या स्टैटिक जीके। मतलब उसी को बोलते हैं कि विविध जीके, कि ऐसी चीजें पूछी जाती हैं तो या ये चीजें लेके आए हैं। तो इसका इन सब का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम किसके बारे में पढ़ें, या आप लोगों को किसी और भी फ्रीडम फाइटर्स या जो भी हैं अपने महान विभूतियाँ रही हैं, महान जो नेता रहे हैं उनके बारे में, किसी के बारे में भी यदि जानकारी लेने हो तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।